नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.3 के बारे में ही। आज इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चंस है वो अभी शेष रह गए थे जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज इस वीडियो में उन तीनों क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन वाले घंटे का जो बटन है वो ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो समय पे मिल पाए। साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रश्न संख्या 9 से स्टार्ट करेंगे। 10, 11, 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या जो 9 है, इस टाइप का प्रश्न वो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। ये आगे भी इस टाइप का प्रश्न आता है। यदि हम इसको समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही सहज तरीके से इसको हल कर पाएंगे। चलिए एक बार प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 2 पानी की नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। यह आपका पहला सेंटेंस। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। इस नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपको ये समझ में आया होगा, हौज का मतलब है अपनी भाषा में टाँका बोल सकते हैं, टाँका जिसमें पानी स्टोर रखा जाता है। अब 2 प्रकार के नल है। एक तो बड़े व्यास वाला। बड़े व्यास वाले का मतलब है कि उसकी जो गेज है या अपन ये कहें कि उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। और एक कम व्यास वाला तो उसका गेज कम है या यूँ कहें कि उसकी मोटाई कम है, ठीक है। तो 2 प्रकार के पाइप हैं। यदि उन दोनों पाइप को एक साथ उस टाँके में या हौज में लगा दिया जाता है तो दोनों हौज मिलकर के दोनों पानी के नल है वो एक साथ उस हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। पहले सेंटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि दोनों जो नल है वो मिलकर के 9 सही 3/8 घंटे में उसको कंप्लीट भर देंगे। लेकिन यदि दोनों को एक साथ ना लगा जाए, अलग अलग लगाया जाए तो क्या स्थिति है कि बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि भाई उसका व्यास ज़्यादा है तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा तो वो कम समय लेगा, और जिसका कम व्यास है वो समय ज़्यादा लेगा। इतनी बात तो हम समझ ही रहे हैं। अब वो कितना समय कम ज़्यादा बता रहा है, 10 घंटे का, यही बात अपने को समझनी है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हम लिखेंगे, ऐसे मानेंगे, माना बड़े व्यास वाला पाइप, बड़े व्यास वाले पाइप के द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय, इसको अपन मानेंगे कुछ, अभी बता दूंगा किस प्रकार से मानना है। एक छोटे व्यास वाला, छोटे व्यास वाले पाइप के द्वारा ये ऐसा कैसा सेंटेंस लिखा जाएगा, उसके द्वारा लगा गया समय है उसको अपन मानेंगे। देखिए अभी दूसरा जो सेंटेंस वहाँ से ये पता चल गया था कि बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि बड़ा व्यास वाला पाइप है वो 10 घंटे कम ले रहा है और ये 10 घंटे इसके बजाय ज़्यादा ले रहा है। बात तो एक ही है। यदि मान लीजिए ये x घंटे लेता है तो कम व्यास वाला जो पाइप है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, 10 घंटे। तो इसको x + 10 घंटे ऐसे लिख दीजिए। या आप इसको समझ सकते हो कि कम व्यास वाला जो पाइप है यदि उसको x घंटे मानते हो आप कि वो x घंटे में भर सकता है तो बड़े व्यास वाला 10 घंटे कम, कम का मतलब x - 10 हो सकता है। दोनों ही बात है। इसको आप ऐसे समझो कि बड़े व्यास वाला जो पाइप है उसको आप x मान लो कि x घंटे में वो भर सकता है। अब कम व्यास का होगा तो उस पाइप को ज़्यादा टाइम लगेगा। अब वो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो यहाँ बता रखा है, 10 घंटे, ठीक है। तो 10 घंटे इसमें जोड़ दिया। अब यदि
दोनों पाइप की बात करें, दोनों पाइप मिलकर के होज को भरने में लगा समय, होज को भरने में लगा समय, वो अपने को पर्सन में मानने की आवश्यकता नहीं। यहाँ दिया गया है कि 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो दोनों मिलकर के कितने घंटे में भरेंगे उसको? 9 सही 3/8 इतने घंटे में भरेंगे दोनों एक साथ। इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लो, इन दोनों को गुणा कर दो, 9 को 8 से गुणा करेंगे 72, 72 में 3 जोड़ दो 75, तो ये हो गया 75/8 इतने घंटे का समय लगेगा। यहाँ तक की बात को फिर से समझ लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात इस प्रश्न में यही है कि 2 प्रकार के पाइप है, एक बड़े व्यास वाला पाइप है, एक छोटे व्यास वाला पाइप है। पाइप बोल दो चाहे नल बोल दो, एक ही बात है। उसको बड़े व्यास वाले नल को या पाइप को भरने में जो समय लग रहा है वो x घंटे हमने मान लिया। अब कम व्यास का होगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ बता रखा है कि बड़ा व्यास वाला नल है वो होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। ये 10 घंटे कम ले रहा है, इसका मतलब ये 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो x में 10 घंटे जोड़ दिया तो ये x + 10 घंटे हो गए। दोनों मिलकर के इस होज को भरने में कितना समय ले रहे हैं? 75/8 घंटे। हम क्या करेंगे, 1 घंटे की जो भराव क्षमता है कि वो 1 घंटे में कितना होज को भर सकते हैं, उस भराव क्षमता के अनुसार एक समीकरण बनाएंगे। देखिए, ये तो टोटल घंटे हैं कि इतने घंटे में एक होज भरा जा सकता है, किसके द्वारा? बड़े व्यास वाले नल के द्वारा। लेकिन 1 घंटे में वो कितना भर पाएगा? x घंटे में तो पूरा भर रहा है, लेकिन 1 घंटे में कितना भरेगा? तो इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम तो जानते होंगे, इसके बटे में 1 माना जाएगा, और व्युत्क्रम में क्या होता है कि हर है उसको अंश बना देते हैं, अंश को हर। तो इसको 1 के बटे में लिख देंगे। 1 के बटे में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 घंटे की क्षमता हो जाएगी। 1 घंटे में वो इतना भाग भर सकते हैं, इतना टाँका भरा जाएगा। इसी प्रकार छोटे व्यास वाला जो नल है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, इसको भी 1 के बटे में लिख दो। तो बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में इतना भाग टाँके का भर सकता है और छोटे वाला इतना भर सकता है, और दोनों मिलकर के यदि 1 घंटे में भरेंगे तो दोनों मिलकर के कितना समय बताया गया यहाँ पर? 75/8। तो ये भी 1 के बटे में लिखा जाएगा। ये हो गया 75/8। इधर अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये x और x + 10 दोनों ही आएगा। और याद कर लो कि जब आपकी एलसीएम में हर में आने वाली दोनों संख्याएं अलग अलग है तो यहाँ पर क्या आएगा, सीधा काम है, इस संख्या को इससे गुणा कर दो और यहाँ जो आ रहा है उसको इससे गुणा कर दो और लिख दो, अंश अपने आप सेट हो जाएगा। x + 10 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया x + 10, फिर प्लस इस x को 1 से गुणा कर दो, ये x। अब ये अपना बड़ा बट्टा है, यदि ये नीचे 75/8 आ रहा है तो ये इसके नीचे लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, गुणा में उल्टा हो जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये सरल होकर के बन जाएगा 8/75। ठीक है, प्रश्न हम समझ चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न को एक बार हम मिटा देते हैं क्योंकि अब इस प्रश्न की अपने को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे भी अपन बात करते रहेंगे। इसे समीकरण को जैसे आप हल करोगे तो आराम से आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आगे, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और ये इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लीन कर लें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। एक x प्लस का, ये x भी प्लस का है तो ये दोनों मिलकर के 2x बनाएंगे, प्लस में ये 10 है, बटे में इस x को इनसे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 10x बराबर ये 75, 8/75 बना हुआ है।
अब क्या होगा, वज्र गुणा करना पड़ेगा। पहले 8 को इधर गुणा कर दो इससे, इस 8 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8x स्क्वायर प्लस 80x बराबर, अब ये 75 है उसको इनसे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 150x प्लस 750, 8x स्क्वायर प्लस 80x, इनका इधर पक्षांतर कर दो तो 150x माइनस का हो जाएगा, 750 है वो भी माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। 8x स्क्वायर ये प्लस के माइनस की संख्या है, ये प्लस की है तो इसमें से 80x घटाया जाएगा, 150x में से 80x कम होगा तो माइनस का 70x बचेगा, ये माइनस का 750 है ही, बराबर 0। आपको पता होगा कि 2 का भाग यहाँ लगाया जा सकता है, 2 का भाग प्रत्येक पद में जा रहा है, यदि 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये 35x, और 2 का भाग यहाँ जाएगा तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, 375 आ जाएगा, और यहाँ 2 का भाग लगाने पर 0 ही आएगा। अब देखिए इसको अपन गुणनखंड विधि से हल तो कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि में क्या होगा कि बड़ी संख्या के होने के कारण गुणनखंड करना थोड़ा सा कठिन काम है। यदि कठिन काम है तो कठिन क्यों करेंगे हम, सीधा दराचार्य जी को याद कीजिए। दराचार्य जो फॉर्मूला है या जिसको अपन देवघाती सूत्र बोलते हैं, उस सूत्र से आराम से ये प्रश्न हल हो जाएगा बिना समय खराब किए। तो यहाँ से a का मान 4, b का मान माइनस का 35 और c का मान कितना हो जाएगा माइनस का 375। अब हम यहाँ देवघाती सूत्र लिखेंगे कि देवघाती सूत्र, तो आपका देवघाती सूत्र क्या होगा, कई मर्तबा हम लोगों ने इस सूत्र को लिखा है, कई बार लिखा है, तो लगता है कि शायद आपको याद हो गया है। याद नहीं हुआ तो प्यारे बच्चों याद करना बहुत ज़रूरी है, सूत्र ही नहीं होगा तो उत्तर कैसे होगा, सूत्र याद करना ज़रूरी है ना, सूत्र याद करो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस ये माइनस, अब b का मान यहाँ देखो माइनस 35 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब माइनस 35 का स्क्वायर, ये लीजिए माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 4 गुणा c का मान माइनस 375 आ रहा है, तो माइनस 375 बटे 2a है, ये 2 और a का मान यहाँ 4। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अक्ष बराबर चल रहा है ये सब, तो अक्ष बराबर माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा गुणा करने के बाद, तो ये हो गया प्लस 35 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 35 का वर्ग कर देना, वर्ग करेंगे तो वो आएगा 1225, और ये माइनस पहले इस माइनस से गुणा होगा तो वो बन जाएगा प्लस। इसके बाद 4 को 4 से गुणा कर दो 16, और 16 को यहाँ गुणा कर दो, 16 5 80, 16 5 80 हो गया, और 16 संती 112, 112 और 8 हो जाएगा 120, फिर हासिल 12 और 16 थी 48, 48 और 12 60, लगभग इतना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 6000 आएगा, गुणा आप आराम से कर लेना, कैलकुलेशन आराम से करनी है, बटे में ये 8 हो जाएगा, 35 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 25 बटे 8, 35 प्लस माइनस इसका जब वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 85 बटे 8। एक बार आपको धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, तो x बराबर क्या लिखा जाएगा 35
प्लस धनात्मक का मतलब इसको प्लस लिखना है 85/8, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120/8 और 8 का भाग जब इसमें लगाएंगे हम तो 8 एकम 8, 8 5 40, अक्स का मान आ जाएगा 15। इसी प्रकार यदि ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा तो क्या लिखेंगे अक्स बराबर 35, फिर यहाँ माइनस, फिर 85, 35 माइनस 85/8, सरल करेंगे तो -50/8, इसको और ज़्यादा सरल करें तो -25/4, इससे आगे सरल नहीं होगा, सरल भी नहीं होगा और ये संभव भी नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्स हमने माना था समय और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। कारण यहाँ पर बता सकते हो, क्योंकि समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता। इस कारण अक्स का मान ये नहीं होगा और अक्स का मान 15, ये आपका अक्स की वैल्यू आएगी। हमने क्या किया था, बड़े व्यास वाले नल के लिए जो समय माना था वो कितना माना था अक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगे और इस प्रकार आप अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। देखिए हमने x का मान यहाँ पर 15 प्राप्त किया है, यह आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जब इस प्रश्न का सॉल्यूशन लिखना हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये माना था कि बड़े व्यास वाला जो नल है, बड़े व्यास वाले नल के लिए समय, नल के लिए समय, उसको हमने अक्स घंटे माना था, तो अक्स का मान तो कितना आ गया 15 आ गया ना, 15 घंटे हो गया। और कम व्यास वाला जो नल है उसके लिए समय हमने माना था अक्स प्लस 10, तो अक्स का मान तो 15 ही गया, तो आप यहाँ लिख सकते हो 15 + 10 बराबर 25 घंटे। तो कम व्यास वाला पाइप 25 घंटे का समय लेगा, बड़े व्यास वाला जो पाइप है वो 15 घंटे का समय लेगा, और इस प्रकार से ये होज वाला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। मैसूर और बंगलोर के बीच आपका प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में 132 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय, करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो
अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले सेंटेंस में क्या लिखा गया, फटाफट प्रश्न को पढ़ो एक बार। मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय ले रही है, ठीक है। इसके बाद यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी मार्कर को खुराक दे देते हैं। मार्कर को खुराक मिलेगी तो ही हम अच्छे से लिख पाएंगे। इसके बाद इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, चलो कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस ज़िंदगी में होता ही रहता है। बिना डिस्टर्बेंस के तो ज़िंदगी है ही नहीं, ये चलता रहता है। प्रश्न में आपको कितना समझ में आया? कोई यदि पूरा समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में कम आया तो भी अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपको ये अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ये जो पहला सेंटेंस है, इसमें 2 बातें समझ में आई कि दूरी जो है वो 132 किलोमीटर है बंगलोर और मैसूर के बीच में, तो दूरी का पता चल गया। एक्सप्रेस है वो फास्ट चलती है, सवारी गाड़ी धीरे चलती है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। जो फास्ट चलेगी वो तो कम समय लेगी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेते हैं, माना एक तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल एक तो अपन ये मानेंगे कितनी होनी चाहिए, अभी मैं बता दूंगा किस प्रकार माननी चाहिए। एक सवारी गाड़ी की औसत चाल, देखो सेकंड सेंटेंस को अच्छे से समझना। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस धीरे चलेगी या फास्ट चलेगी? सवारी गाड़ी धीरे, एक्सप्रेस फास्ट चलेगी। तो इसमें यही कहा गया है कि एक्सप्रेस की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो पहले आप ऐसा करो, सवारी गाड़ी की औसत चाल को मान लो अक्स। अब यदि इसको अक्स मान लिया तो रेलगाड़ी की औसत चाल जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल कितनी बताई गई है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। किससे? सवारी गाड़ी से। तो सवारी गाड़ी की चाल ये है, तो इसकी चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ये इसकी चाल हो जाएगी। और आपको पता है कि मैसूर और बंगलोर के बीच टोटल जो दूरी है वो बता रखी 132 किलोमीटर। अब देखो हमारे पास में दूरी भी है, चाल भी है, क्या नहीं है? समय। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। एक बार तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए समय सूत्र ये रहा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी लिखेंगे? 132। एक्सप्रेस की बात हो रही है तो एक्सप्रेस की चाल कितनी लिखी हुई है यहाँ पर देखो, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल लिखी हुई x + 11 है। ये लो x + 11, इतने घंटे का समय लगेगा। और सवारी गाड़ी की यदि बात करें, सवारी गाड़ी के लिए समय सूत्र वही होगा दूरी बटे चाल। दूरी ये रही 132,
सवारी गाड़ी की चाल कितनी है, अक्स इतने घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर बताया गया था कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अब चाहे कम ले रही है चाहे ज़्यादा ले रही है, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। हमारे पास में ये जो दो समय आ रहे हैं, दो टाइम आ रहे हैं, एक तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए टाइम और एक सवारी गाड़ी, इन दोनों का जो अंतर है वो 1 घंटा है। 1 घंटा कम समय लेती है, कम ये हो चाहे ज़्यादा हो, क्या होता है, अंतर। लेकिन किस में से किसको घटाएं, देखो एक्सप्रेस फास्ट चलती है तो ये समय क्या लेगी, कम। ये धीरे चलती है सवारी गाड़ी तो ये समय लेगी ज़्यादा। तो ज़्यादा समय कौन सा हुआ, ये हुआ ज़्यादा समय। तो इसमें से इसको घटाना है, अपनी इच्छा से मत घटा देना, नहीं तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। सवारी गाड़ी धीरे चलती है इसलिए वो समय ज़्यादा लेगी। तो ज़्यादा समय कौन सा है, 132/8 अंतर करना है, कम समय ये है। और इन दोनों का समय जो है वो कितना अंतर बता रखा है, इनका अंतर है 1 घंटे का। एक्सप्रेस सवारी गाड़ी के बजाय 1 घंटा कम समय लेती है, तो दोनों का जो टाइम है वो 1 घंटे का अंतर है। इसको हम सरल करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। हर में दोनों संख्याएं अलग अलग है तो दोनों ही लिखी जाएंगी। और अब अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमारी बात हुई थी कि हर में यदि दोनों संख्याएं अलग अलग है तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, इस संख्या को इससे गुणा कर दो तो 132 गुणा हो जाएगा किससे, अक्स प्लस 11 से, और ये अक्स इससे गुणा हो जाएगा 132 से, इधर 1 है। और अब हम इसको आगे सरल करेंगे। अब 132 है उसको इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो। 132 को अक्स से गुणा करेंगे तो ये हो गया 132 अक्स। फिर 132 को यहाँ 11 से भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा वो लिख लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिये 33 और 2 35, और 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 11 3 14, ये हो जाएगा 1452 माइनस 132 अक्स से बटे अक्स को इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स बराबर 1। 132 अक्स माइनस का है, 132 अक्स प्लस का है, कट जाएगा। हमारे पास में क्या बच गया, यहाँ तो बच गया 1452 और नीचे बचा हुआ है अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स बराबर में ये 1 है, इसके बटे में 1 लिख लो और वज्र गुणा कर दो। पहले इस एक यहाँ जो 1 आ रहा है उसको इधर गुणा कर देता हूँ तो ये बनेगा अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स। फिर ये जो 1 है इसको इधर गुणा कर दो, ये हो गया 1452। अब अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स इतना तो था ही, ये 1452 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, पक्षांतरण कर दिया, बराबर में 0 बचेगा। यहाँ से ए बी और सी का मान निकालो, ए का मान 1 होगा, बी का मान 11, सी का मान माइनस का 1452। संख्या बड़ी होने के कारण गुणनखंड विधि से हल करना थोड़ा कठिन काम होगा, इसलिए हम यहाँ इसको कौन सी विधि से हल कर देंगे, धराचार्य। थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, सवारी गाड़ी की औसत चाल को हमने x मान रखा है और रेलगाड़ी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल को मान रखा x प्लस 11 है। तो इसके अनुसार हम उत्तर बताएंगे। अब इस सेंटेंस को अपन मिटा देते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, धराचार्य सूत्र लिख दीजिए या देवघाती, एक ही बात है। देवघाती सूत्र, इसी का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या है भाई, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह स्क्वायर है, बटे 2a माइनस b का मान यहाँ 11 है, ये लो 11 है, प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान ये रहा माइनस का 1452 बटे 2a का मान 1 है, माइनस 11
प्लस माइनस अंडर रूट 11 का वर्ग करेंगे 121, इनको गुणा करो तब ध्यान रखना यहाँ माइनस आ रहा है, ये माइनस पहले से माइनस से गुणा होगा तो प्लस बनाएगा। 4 को 1 से गुणा करो 4, 4 को यहाँ गुणा करो 4 दूनी 8, 5 4 20, 14 4 56, 56 और 2 58 बटे 2 गुणा 1 का मतलब 2। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। क्या स्थिति बनती है, x बराबर -11 प्लस माइनस 121 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 2 5 9 बटे 2। अब यहाँ जैसे ही हमने 11 का वर्ग किया 121 आ गया, इनको जैसे ही हमने गुणा किया 14 से 52 से तो ये अपना उत्तर आ रहा है। अब इनको जोड़ने के बाद भी इतना आ गया, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि इसका जो वर्गमूल है वो कितना होगा। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये लगभग कितना आ रहा है, 6000 के लगभग आ रहा है ना, 6000 के लगभग है। तो इसका उत्तर जो है वो कितना, इसका वर्गमूल कितना आना चाहिए। एक बात तो क्लियर है कि जैसे 6000 मान लो कोई संख्या है तो उसका जो वर्गमूल होगा लगभग कितना होना चाहिए, लगभग अंदाज़ा लगा लो। 50 का वर्ग करने पर तो कितना आता है, 2500 ही आता है। यदि अपन 80 का वर्ग करते हैं तो 6400 आता है कि नहीं आता है। तो ये तो 6000 है, इसका मतलब 80 से भी कम ही होगा। कितना हो सकता है, 79 हो सकता है, 78 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब ये तो इससे भी कम है तो देखो इसका मतलब इनसे कम होगा, लेकिन इकाई का अंक ऐसा कौन सा होना चाहिए जिसका वर्ग करने पर 9 आता है, तो वो 3 है। इसलिए यहाँ 73 का वर्ग हो सकता है ये। तो एक बार 73 को 73 से गुणा करके देख लो, हो सकता है आ जाए। तो ये 9 7 21 और 3 7 21, 7 7 49 और 2 51। तो कितना बनेगा देखो, ये 9, ये 2 है, ये 3 5 53 29, लेकिन ये हमारे पास में कितना आ रहा है, 59 29 आ रहा है। यही बात है। तो ये तो और भी ज़्यादा जाएगा, ठीक। तो लगभग कितना हो सकता है, और देख लो कि किसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या लें कि उसको गुणा करने पर इतना 9 आ जाए। तो 7 को 7 से गुणा करते तो 49 में भी 9 आता है इकाई का अंक, तो 77 हो सकता है। तो 77 को 77 से गुणा करके देख लो, करना तो पड़ेगा भाई, है ना। और ये हो गया 7 7 49 4, 7 7 49 और 4 53, ये 9 3 5 और ये लीजिए पूरा पूरा सेट हो गया 59 29। इसका मतलब 77 इसका वर्गमूल होगा। कई कह रहे हैं कि सर ये जो झमेला है वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड तो करने आते होंगे ना। 5 9 2 9, पहले 2 का भाग लगा के देखो जाता है क्या, नहीं जा रहा। 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का लगाओ। 7 का भाग जब इसमें लगाएंगे 59 में, 7 8 56, 8 बार जाएगा, 3 बचेगा, ये 32 हो जाएगा। 7 4 28, फिर 4 बचेगा, 4 के आगे 9 तारीख 49, 7 7 49, फिर 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 का भाग जाना बंद हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 121 तो 11 का वर्ग है और 11 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसमें 11 का ही भाग जाएगा। 11 एकम 11, 1 बचेगा, 1 के आगे 1 नोट करेंगे, फिर 11, 11 एकम 11, फिर 11 का भाग 11 में एक बार, 1 जोड़ा ये बन गया, 1 जोड़ा ये बन गया, 7 और यहाँ से 11 और इनको गुणा करके देखो 77। पता चल गया होगा कि इसका वर्गमूल कितना आएगा, 77 आएगा, ठीक है। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार ऋणात्मक। तो देखो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो धनात्मक कहाँ लेना है, जहाँ प्लस माइनस है। तो ये प्लस
77/2। 77 में से जब 11 घटेगा तो ये बचेगा 66। 66/2 बराबर ये हो गया 33। अब हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो अक्स बराबर ये -11, ये 77 है, ये भी -के/2, दोनों ही माइनस के होने के कारण जुड़ेंगे। -88/2 -44। और आपको पता है अक्स क्या चीज़ थी? चाल, रेलगाड़ी की चाल मानी थी हमने, और ये चाल संभव नहीं है क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अपने लिए अक्स की वैल्यू कौन सी सही रहेगी? 33। आपको पता सवारी गाड़ी की चाल को हमने अक्स माना था तो उसकी चाल हो गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल हो गई? सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी की चाल कितनी हो गई? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। लाइट का इश्यू है, लाइट जा चुकी है, कब क्या आएगी पता नहीं है। अब पर्सन को बीच में छोड़ेंगे तो भी तकलीफ है। चलो चलते रहते हैं, हो सकता है लाइट कुछ समय में आई जाए। तो सवारी गाड़ी की जो चाल है, सवारी गाड़ी की चाल, उसको हमने क्या माना था? अक्स। तो उसका मान तो हो गया 33। अक्स का मान 33 आ गया ना, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, इसकी जो चाल है उसको हमने लिखा था अक्स, कितना लिखा था? ध्यान होगा आपको भाई, वो सॉरी, हमने उसकी चाल को, सवारी गाड़ी की चाल को तो लिखा था अक्स, और एक्सप्रेस वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रही थी उसकी स्पीड, तो अक्स प्लस 11 लिखा था। अक्स प्लस 11 का मतलब क्या हुआ? अक्स का मान 33 और ये 11 है, ये हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार अपन दोनों की चाल को बता सकते हैं। ये आपका 10 का पर्सन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस एक्सरसाइज का एक अंतिम क्वेश्चन अपना रह गया है, तो उस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। पर्सन संख्या 11। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, उसको हम मान लेते हैं अक्स मीटर। क्या मान लेते हैं? अक्स मीटर। और दूसरा जो वर्ग है, दूसरे वर्ग की भुजा को मान लेते हैं वाई मीटर। मान सकते हैं ना भाई, 2 वर्ग हैं। परसों में जैसे आपने पढ़ा तो कह रहा 2 वर्ग है, उनके क्षेत्रफलों का योग इतना है, उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि पहले वर्ग की भुजा अक्स है, दूसरे वर्ग की भुजा वाई है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो, क्षेत्रफलों की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, या तो भुजा स्क्वायर बोल दो या भुजा गुणा भुजा, एक ही बात है ना। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये। समझ में आ रही बात? अब इसको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। तो यदि पहले वर्ग की भुजा अक्स है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा की जगह अक्स लिख दोगे, यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर हो गया। ये हो गया पहले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा वाई है
और उसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बता रखा है 468, तो ये लो दोनों का योग कर दिया और वो 468 के बराबर लिख दिया। इसको एक समीकरण नंबर 1 बना दो। इसी प्रकार बात करेंगे अपन परिमाप की। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा। अब यदि पहले वर्ग की भुजा अक्स है तो भुजा की जगह अक्स लिखेंगे और उसको 4 से गुणा करेंगे तो पहले वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा? 4x। दूसरे वर्ग की भुजा y है तो यहाँ y लिखेंगे, तो y को 4 से गुणा करेंगे तो दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y, और इन दोनों का अंतर बता रखा है कितना? 24। आपको पता है कि 4 का भाग इनमें सभी में जा सकता है, तो 4 का भाग लगा दो। 4 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ 4 का भाग लगाएंगे y बचेगा, यहाँ 4 का भाग लगाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ से या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। मान लीजिए मैं y का मान निकालना चाहता हूँ, y का निकालूंगा तो y माइनस का है तो एक बार माइनस y लिखो, और बराबर 6 है ही, और ये जो x है ये इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ से माइनस हटाना चाहते हैं तो प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो, तो ये y प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जो प्लस हो जाएगा उसको पहले लिख देता हूँ, जो माइनस होगा उसको बाद में। यहाँ ये y का मान आ गया, इसको बना दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से y का मान रख दो, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में हमने y का मान निकाल लिया। तो अपन बोल देंगे y का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो कैसे रखेंगे? देखो x स्क्वायर है ही प्लस वाई स्क्वायर का मतलब y की जगह ये लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, और बराबर में आ रहा 468। एक बार इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और बाकी चीज़ें तो ऐसी कैसी लिखी रहेंगी। एक वर्ग की भुजा को x मान रखा है, एक को y मान रखा है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो आपका प्रश्न है इसका सॉल्यूशन अंतिम छोर पे है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगभग हो चुका है। यहाँ से आगे बढ़िए, x स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस का 2ab, पहले इनको गुणा कर दो 6 को और x को, 6x ये हो गया ab, और 6x को 2 से गुणा और कर दो 12x, ये हो गया 2ab, प्लस b स्क्वायर का मतलब 6 का वर्ग 36, और आगे ये जो 468 आ रहा है इसका भी इधर पक्षांतरण कर दो, ये 468 हो जाएगा किसका? माइनस का, बराबर में 0। x स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। x का पद केवल एक ही बार आ रहा है, इसमें से ये घटेगा तो कितना बच जाएगा? 2 3 4 432 बच जाएगा माइनस का। प्रत्येक पद में 2 का भाग लगाया जा सकता है, 2 का भाग प्रत्येक पद में जा रहा है। यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो 6x, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 216, और 0 में तो 2 का भाग लगाने पर 0 ही आएगा। बड़ी संख्या होने के कारण गुणनखंड विधि से हल करना थोड़ा कठिन काम है। द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो सबसे पहले ABC का मान पता करो। A का मान 1, B का मान -6, C का मान माइनस का 216। द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी का मान माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर, -4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान माइनस का 216 बटे 2a, ये 2a का मान 1, ये x के बराबर चल रहा है सब, तो x बराबर माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6, फिर प्लस माइनस
अंडर रूट 6 का वर्ग हो जाएगा 36। यहाँ ध्यान देना है कि ये माइनस आ रहा है, ये जो माइनस है पहले इस माइनस से गुणा होगा तो वो प्लस बनाएगा, तो ये प्लस 4 को 1 से गुणा करो 4 और 4 को 216 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 864 बटे 2। 6 प्लस माइनस ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये बनेगा 900, और 900 आपको पता है किसका वर्ग होता है 30 का, इसका मतलब इसका वर्गमूल 30 ही होगा। 6 प्लस माइनस 30 बटे 2। एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। पीछे की बात ये तो हम समझ ही चुके हैं, इसलिए अपन इसको मिटा देते हैं। धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर अक्स बराबर 6, जहाँ प्लस माइनस है वहाँ प्लस लिखेंगे, बटे 2, ये हो गया 36, 36 बटे 2 बराबर 18। एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अक्स बराबर 6, यहाँ माइनस लिखना है 30 बटे 2, 6 में से 30 घटेगा -24, -24 बटे 2 माइनस का 12, संभव नहीं है। अक्स का मान माइनस में जो आ रहा है वो संभव नहीं है, क्योंकि अक्स किसको माना था हमने, वर्ग की भुजा को, और किसी भी वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः अक्स का मान केवल कितना माना जाएगा 18, ये अपना फाइनल उत्तर है। लेकिन एक वर्ग की भुजा को आपने x माना था, दूसरे वर्ग की भुजा को y माना था, अभी तक y का मान नहीं है। तो ये जो x का मान है ये आपने पहले 2 समीकरण बनाए थे 1 और 2, तो आप 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो, लेकिन दूसरा समीकरण वो थोड़ा छोटा है तो 2 में रख देना। 2 अपने, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था ताकि आपको आराम से बता पाऊँ। तो समीकरण नंबर 2 में x का मान रख देता हूँ। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो क्या होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, y बराबर अक्स की जगह लिखो 18 माइनस ये 6 और ये बच गया 12, तो आपके पास में y का मान कितना आ गया 12। अब हम बोल सकते हैं एक वर्ग की भुजा को आपने क्या माना था, अक्स माना था, तो अक्स का मान तो आ गया 18, तो उसका उत्तर तो हो गया 18 मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा को आपने क्या माना था y, तो लिख दो दूसरे वर्ग की भुजा y, तो y को माना था आपने 12, तो वो हो गया 12 मीटर। तो पहले वर्ग की भुजा हो गई 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा हो गई 12 मीटर। ये सेंटेंस आप अंत में लिखेंगे। और लाइट का इश्यू अभी तक बना हुआ, लाइट अभी तक आई नहीं है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने रिस्क उठाई और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।